Good afternoon, students. My name is Kapil Saraswat. I am back with the video, and in this video we will study current electricity. आज के वीडियो में हम करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने वाले हैं. तो आज के वीडियो का जो टॉपिक है स्टूडेंट्स, वो है इलेक्ट्रिक करंट एंड ओम्स लॉ. तो करंट इलेक्ट्रिसिटी किसे बोलते हैं स्टूडेंट्स? करंट इलेक्ट्रिसिटी इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद चार्जेस इन मोशन. तो इसके अंदर चार्जेस मोशन में होते हैं, अनलाइक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वेयर चार्जेस आर एट रेस्ट. सो इसके अंदर सबसे पहले जो डेफिनेशन आता है वो इलेक्ट्रिक करंट का है. तो इलेक्ट्रिक करंट है स्टूडेंट्स द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर. तो इट इज डेफिनेशन इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू any cross section of a conductor. So current is divided into two categories. First is instantaneous electric current, दूसरा है average electric current. तो instantaneous electric current को आप I से डिनोट कर रहे हैं, और इसका जो फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स वो होता है dq अपॉन dt. दिस इज इंस्टेंटेनियस इलेक्ट्रिक करंट. और इसके अलावा एवरेज इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला होता है डेल्टा q अपॉन डेल्टा t. इसके अलावा करंट जो है दैट इज अ स्केलर क्वांटिटी, बिकॉज इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट स्टूडेंट्स इट हैज गॉट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, स्टिल इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता. और इसकी यूनिट जो होती है करंट की वो है एम्पियर्स. करंट को जो मानते हैं वी टेक द डायरेक्शन ऑफ करंट एज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज. तो सपोज करो ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर में स्टूडेंट्स पॉजिटिव चार्ज इस तरीके से जा रहे हैं इन दिस इलेक्ट्रिक फील्ड. सो करंट की डायरेक्शन भी हम इसी डायरेक्शन में मानेंगे. और अगर कंडक्टर है जिसके अंदर नेगेटिव चार्ज फ्लो कर रहे हैं और ये नेगेटिव चार्ज लेफ्ट डायरेक्शन में जा रहे हैं स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड अगेन राइट लग रहा है, तो करंट की डायरेक्शन हम फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज से अपोजिट मानते हैं. सो दिस इज अबाउट करंट. नाउ द टॉपिक इज करंट कैरियर. सो करंट कैरियर्स आर द चार्ज पार्टिकल्स हुज फ्लो इन डेफिनेट डायरेक्शन कंस्टिट्यूट इलेक्ट्रिक करंट. तो ये इनका जो चार्ज पार्टिकल्स हैं, करंट कैरियर्स का मतलब चार्ज पार्टिकल्स हुज फ्लो इन डेफिनेट डायरेक्शन constitutes इलेक्ट्रिक करंट. तो स्टूडेंट्स कंडक्टर्स आर ऑफ 3 to 4 टाइप. सबसे पहले अगर हम कंडक्टर्स की बात करें तो मेटल कंडक्टर होता है, इलेक्ट्रोलाइट इज अ कंडक्टर, सेमी कंडक्टर भी कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी. तो इनके करंट कैरियर्स अलग अलग होते हैं स्टूडेंट्स. तो यहां हम अगर मेटल लिखें तो इसके करंट कैरियर्स हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स. फ्री इलेक्ट्रॉन्स को बोला जाता है स्टूडेंट्स कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स या आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स या वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. और इसके बाद आता है इलेक्ट्रोलाइट्स. इलेक्ट्रोलाइट्स में करंट कैरियर्स होते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस. पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस. और इसके बाद आता है सेमीकंडक्टर्स स्टूडेंट्स. तो सेमीकंडक्टर्स में करंट कैरियर्स होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स. So holes is the seat of positive charge. holes क्या होता है? जब बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, कोवेलेंट बॉन्ड, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं, तो जो उनका वैकेंसी रह जाता है उसे होल बोलते हैं. इट इज ट्रीटेड एज अ पॉजिटिव चार्ज. ये हम डिटेल में सेमीकंडक्टर नामक टॉपिक में चैप्टर में पढ़ेंगे आगे. तो ये करंट कैरियर्स के बारे में है स्टूडेंट्स. इसके बाद जो टॉपिक आता है वो है करंट डेंसिटी.
तो स्टूडेंट्स करंट डेंसिटी को हम जे वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और ये होता क्या है, करंट डेंसिटी एट अ पॉइंट इज करंट पर यूनिट एरिया सराउंडिंग दैट पॉइंट। तो इसकी डेफिनेशन हो गई करंट पर यूनिट एरिया सराउंडिंग अ गिवन पॉइंट। तो लेट अस सपोज अ कंडक्टर इज हियर, एक कंडक्टर है भाई, हमें इसमें इसका करंट डेंसिटी बताना है। इस कंडक्टर में स्टूडेंट्स पॉजिटिव चार्ज आर मूविंग इन दिस डायरेक्शन एंड नेगेटिव चार्ज आर मूविंग इन दिस डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लगा हुआ है, तो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन ये हो गई। तो करंट डेंसिटी की डायरेक्शन स्टूडेंट्स ऑलवेज इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन के अलोंग ही होती है। तो आपने यहाँ पे एक पॉइंट P माना, इस पॉइंट P पे आपको करंट डेंसिटी बताना है, तो आप यहाँ पे एक स्मॉल एरिया मानेंगे DA। इस DA का एरिया वेक्टर होगा अलोंग आउटवर्ड नॉर्मल, आउटवर्ड नॉर्मल ये हो गया, तो DA वेक्टर ये हो गया भाई। तो करंट डेंसिटी की डायरेक्शन जो होगी वो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट होगी, ये करंट डेंसिटी की डायरेक्शन भी ये है। तो आप लिखेंगे जे वेक्टर का फॉर्मूला, करंट डेंसिटी को जे वेक्टर बोलते हैं, इसका फॉर्मूला आएगा DI अपॉन DA इंटू यूनिट वेक्टर नीटा कैप। ये करंट डेंसिटी का फॉर्मूला है। स्केलर फॉर्म में आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, स्केलर फॉर्म में करंट डेंसिटी लिखा जा सकता है J बराबर I अपॉन A। और इसको स्केलर प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना है तो यू मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई इट, यू गेट दिस रिलेशन I बराबर J डॉट A। सो JA cos theta equal to I, where theta is the angle between area vector and current density। करंट डेंसिटी की SI यूनिट है भाई एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, और इसका डायमेंशन आप लिख सकते हैं AL-2। So this is about current density। इसके बाद we will study some important points regarding electric current। करंट होता है I बराबर डेल्टा Q बाई डेल्टा T। डेल्टा Q को हम लिख सकते हैं NE अपॉन T। Q लिखा जा सकता है नंबर ऑफ, I का फॉर्मूला है NE अपॉन T, बिकॉज I कैन बी रिटन एज Q अपॉन T। Q को लिख सकते हैं हम N इंटू E, क्योंकि ये फॉर्मूला हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था। दिस फॉर्मूला हैज बीन यूज्ड हियर। सेकंड पॉइंट अंडर कंसीडरेशन इज, सपोज एक कंडक्टर है हमारे पास, कंडक्टर में वेरिएबल क्रॉस सेक्शन के एरियाज हैं, और यहां इस एरिया में करंट जा रहा है I1, इस एरिया में करंट जा रहा है I2, इसमें जा रहा है I3। सो वी राइट इट एज करंट इररिस्पेक्टिव ऑफ द एरियाज, करंट की वैल्यू हम सेम मानते हैं स्टूडेंट्स, यानी I1 बराबर I2 बराबर I3। एक और केस है, सपोज करते हैं एक चार्ज पार्टिकल इज रोटेटिंग विद द रेडियस कैपिटल R एंड द टाइम पीरियड कैपिटल T। इसके अंदर हमें करंट बताना है, तो हम इसमें करंट लिखेंगे I बराबर Q अपॉन टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन, और टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन को Q इंटू फ्रीक्वेंसी भी लिखा जा सकता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स एक और बात है, जब एक कंडक्टर है जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगा हुआ है भाई, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं जा रहा है, तो हम कहते हैं कि इसके अंदर करंट भी जीरो है। करंट जीरो है इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर ट्रेवल कर रहे हैं, तब भी इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू जीरो है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि किसी भी क्रॉस सेक्शन में आप देखेंगे जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहां लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, किसी एक इंस्टेंट पे उतने ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स राइट टू लेफ्ट भी आ रहे होंगे। इससे ये हमें समझ में आता है कि देयर इज नो प्रेफरेंशियल डायरेक्शन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट अप्लाइड। इससे ये बात क्लियर है कि एवरेज थर्मल रैंडम वेलोसिटी इज जीरो, दैट मींस इलेक्ट्रिक करंट इज जीरो व्हेन नो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक करंट जीरो होता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं करते। और केस को जब देखिए, जब ये कंडक्टर है और कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड आपने अप्लाई कर दिया, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की थर्मल वेलोसिटी के साथ एक वेलोसिटी और ऐड हो जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड वाली फोर्स की वजह से, और उनकी एक प्रेफरेंशियल डायरेक्शन हो जाती है।
उनकी एक प्रेफरेंशियल डायरेक्शन हो जाती है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट हो जाता है इस डायरेक्शन में। अगर इस केस की बात करें तो इलेक्ट्रिक करंट अपोजिट टू द मोशन ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो भाई ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम Vd से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एंड इट इज द एवरेज वेलोसिटी विद विच अ फ्री इलेक्ट्रॉन मूव्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये वो एवरेज वेलोसिटी है जिससे फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करता है कंडक्टर में अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ऑर्डर जो होता है वो होता है 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड का, और ये लगता है अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ वी विल फाइंड अ फॉर्मूला ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जो कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी को आप Vd से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से रिलेटेड है? तो रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज रिटन एज Vd बराबर माइनस E टाउ बाय m, वेयर टाउ इज एवरेज टाइम elapsed या एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। होता क्या है, जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड चलने लगते हैं, तो वहां एटम्स जो पॉजिटिव आयंस हैं वो वाइब्रेट कर रहे हैं। इधर फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगा हुआ है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स चलते हैं, पॉजिटिव आयंस से टकराते हैं, उनकी वेलोसिटी 0 होती है, फिर चलते हैं, फिर टकराते हैं पॉजिटिव आयंस से फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और फिर फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी 0 होती है। इस तरीके से जो एवरेज टाइम इलैप्स है वो जो सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच में टाइम है उन सब का एवरेज है। तो टाउ इज एवरेज टाइम इलैप्स्ड। कैपिटल E वेक्टर इज इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड। M is mass of electron, E is electronic charge 1.6 into 10⁻⁻90। इसको हम स्केलर फॉर्म में लिखें तो हम लिखेंगे Vd बराबर E टाउ बाय m। ये स्केलर फॉर्म में हो गया स्टूडेंट। इसके बाद स्टूडेंट देयर इज अ रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट, दैट रिलेशन इज रिटन एज I बराबर NeAVd। ये रिलेशन है स्टूडेंट्स ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक करंट में। इसके अंदर क्या है कि आप इलेक्ट्रिक करंट को रिलेट कर रहे हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। n है नंबर डेंसिटी, n है नंबर डेंसिटी यानी नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब को n बोला गया है, जो कि एक गिवन कंडक्टर के लिए फिक्स रहता है। a है क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर, और Vd है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। So this is the relation between electric current and drift velocity. Another term that we are going to study just now is mobility. Next term is mobility. इसको हम म्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और म्यू होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप इसका फॉर्मूला लिखेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड का E टाउ बाय m, एंड दिस मोबिलिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी। और इसका जो यूनिट हो गया वो हो गया मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड, ये इसका यूनिट है भाई। और इलेक्ट्रॉन्स के लिए आप बात करें मोबिलिटी तो वो होगा E रिलैक्सेशन टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। होल्स की बात करें, अगर हम सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों होंगे, उनकी मोबिलिटीज की बात करें तो E टाउ h बाय mh, ये हो गया मोबिलिटी ऑफ होल्स, एंड इट इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। ओके, नाउ आई हैव गॉट अ क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है मेरे पास। सपोज दैट हमारे पास एक कंडक्टर है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया वेरी कर रहा है स्टूडेंट्स। इसके अंदर करंट कुछ इस तरीके से जा रहा है। यहां पे ये 1 क्रॉस सेक्शन एरिया, ये 2 क्रॉस सेक्शन एरिया, यहां एरिया A1 मान लीजिए, इधर एरिया A2, यहां पे करंट डेंसिटी J1 मान लीजिए, यहां करंट डेंसिटी J2, यहां पे इलेक्ट्रिक करंट I1 मान लीजिए तो यहां इलेक्ट्रिक करंट I2,
और यहां पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd1 मान लीजिए, तो यहां ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd2। हमें बताना है इस वेरिएबल क्रॉस सेक्शन वाले कंडक्टर में ये करंट्स, एरियाज और ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट डेंसिटी कैसे रिलेटेड हैं। तो भाई हम लिख सकते हैं सबसे पहले I1 बराबर I2। क्यों? हमने पहले कंसेप्ट में पढ़ा था कि वेरिएबल क्रॉस सेक्शन होता है किसी कंडक्टर का तो करंट वैल्यू सेम रहती है। तो I1 बराबर I2, और J के बारे में हम जानते हैं J होता है I/A। अब एरिया तो देखने से समझ में आ रहा है, एरिया ऑफ फर्स्ट सेक्शन इज ग्रेटर देन एरिया ऑफ सेकंड सेक्शन। तो यहां पे एरिया ज्यादा होगा जिसका, उसकी करंट डेंसिटी कम होगी। तो द मोर द एरिया, एरिया मोर A1 का है तो करंट डेंसिटी J1 की लेस होगी J2 से। ये हो गया करंट डेंसिटी में रिलेशन, ये हो गया एरिया में। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का पूछें तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला है I बराबर NEAVD। तो उसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं I/NEA बराबर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब करंट वैल्यू सेम है, n वैल्यू सेम है, E कांस्टेंट है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गया इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो भाई एरिया फर्स्ट का ज्यादा है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी फर्स्ट में कम होगी। तो Vd1 is less than Vd2। So this is the question that we have solved in this particular topic। के बाद एक क्वेश्चन और करते हैं स्टूडेंट्स। ओके, इलेक्ट्रिक करंट एक कंडक्टर में वेरी कर रहा है ट्वाइस t प्लस 3t स्क्वायर से। इलेक्ट्रिक करंट इन अ कंडक्टर, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। इलेक्ट्रिक करंट इन अ कंडक्टर इज वेरिंग विद टाइम एज I बराबर ट्वाइस t प्लस 3t स्क्वायर। I is in ampere and time is in second। Now we have to calculate how much charge has flown फ्रॉम t बराबर 2 सेकेंड टू t बराबर 3 सेकेंड। आपको बताना है कितना चार्ज फ्लो कर गया फ्रॉम t बराबर 2 सेकेंड टू t बराबर 3 सेकेंड। सो दिस इज द क्वेश्चन, हाउ टू सॉल्व इट। सो वी कैन राइट I एज dq बाई dt। इंस्टेंटेनियस इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला लगाया, दैट इज इक्वल टू ट्वाइस t प्लस 3t स्क्वायर। और dq की वैल्यू लिख सकते हैं 2t dt प्लस 3t स्क्वायर dt स्टूडेंट्स हम। और उसके बाद हम इसे इंटीग्रेट कर देंगे, लिमिट्स हमारे पास हैं 2 से 3। तो भाई ये हो गया इंटीग्रेशन dq बराबर चार्ज विच हैज फ्लोन बराबर ट्वाइस इंटीग्रेशन t dt प्लस 3 इंटीग्रेशन t स्क्वायर dt फ्रॉम 2 to 3, from 2 to 3। and when once we integrated we get the solution, the charge flown, how much charge has flown in coulombs। तो ये हो गया 2 इंटू टी स्क्वायर बाई 2 फ्रॉम 2 to 3 प्लस 3 इंटू टी क्यूब बाई 3 फ्रॉम 2 to 3। और इसको आप सॉल्व कर लीजिए, ये हो गया 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर प्लस 3 क्यूब माइनस 2 क्यूब। तो दिस कम्स आउट टू बी 9 प्लस 27 माइनस 4 माइनस 8 विच इज 36 minus 12 which is 24 coulombs। So 24 coulombs of charge has been passed through the conductor when conductor current is varying with time like this from t बराबर 2 second to t बराबर 3 second। Okay students, after this topic we are going to study the next topic which is Ohm's law। In this topic we have solved 2 questions। After this we are going to start the new topic Ohm's law। स्टूडेंट्स वी आर स्टार्टिंग द न्यू टॉपिक विच इज ओम्स लॉ। ओम्स लॉ पढ़ने वाले हैं हम, नया टॉपिक। तो ओम्स लॉ क्या कहता है? ओम्स लॉ ये कहता है कि करंट फ्लोइंग बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स इन अ गिवन कंडक्टर I is directly proportional to potential difference between the 2 points provided that the conditions such as temperature and shape of the conductor remains unchanged। तो ये है ओम्स लॉ की डेफिनेशन। इसे हम मैथमेटिकली लिखते हैं, किन्हीं भी 2 पॉइंट्स में कंडक्टर के अगर करंट आई जा रहा है स्टूडेंट्स तो वो प्रोपोर्शनल होगा पोटेंशियल डिफरेंस के उन दोनों पॉइंट्स के बीच में, प्रोवाइडेड दैट टेम्परेचर वगैरह कंडीशंस हमने कांस्टेंट रखी हुई हैं। तो I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। इसको आप इन्वर्स करके लिख दो, रिवर्ट करके लिख दो, तो V प्रोपोर्शनल टू I आ गया। जब आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आ गया, उसे आप रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो भाई ये हमारे पास जो फॉर्मूला आया, दिस फॉर्मूला इज टर्म्ड एज ओम्स लॉ। हियर R इज रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर।
तो रेजिस्टेंस की यूनिट जो होती है स्टूडेंट्स वो होती है ओम्स, जिसे हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं। और 1 ओम बराबर 1 वोल्ट पर एम्पियर, ये रिलेशन हो गया इनमें। इसके बाद स्टूडेंट्स ओम्स लॉ इज नॉट अ यूनिवर्सल लॉ। ओम्स लॉ एक यूनिवर्सल लॉ नहीं है। दिस मींस देयर आर सर्टेन टाइप ऑफ कंडक्टर्स डिवाइसेस which do not follow Ohm's law. So those devices which do not follow Ohm's law are termed as non-ohmic devices. और जो सारे devices Ohm's law को follow करते हैं उन्हें हम ohmic devices बोलते हैं। तो limitations are also there in Ohm's law which we are going to study just now. So limitations of Ohm's law. सो स्टूडेंट्स, अगर मैं ग्राफ बनाता हूं आई और वी में, फर्स्ट लिमिटेशन वी आर गोइंग टू स्टडी, अगर मैं ग्राफ बनाता हूं आई और वी में तो वो ग्राफ इस तरीके से होना चाहिए भाई। मगर होता क्या है, दिस इज द डिवाइस विच इज फॉलोइंग ओम्स लॉ। वो डिवाइस जो ओम्स लॉ फॉलो कर रहा है उसका ग्राफ ये हो गया, मगर ये ओमिक डिवाइस का ग्राफ है। मगर अगर जो डिवाइस है वो नॉन ओमिक है तो उसका आईवी ग्राफ कुछ ऐसे आता है। सो द ग्राफ इन व्हाइट इज फॉर ओमिक डिवाइस, द ग्राफ इन येलो इज फॉर नॉन ओमिक डिवाइस। सो दिस इज नॉन लीनियर वेरिएशन, ये जो वेरिएशन है नॉन लीनियर नजर आ रही है यहां पे। सो दिस इज फॉर नॉन ओमिक डिवाइस। सेकेंड लिमिटेशंस व्हिच वी आर गोइंग टू स्टडी जस्ट नाउ वो ये है कि अगर आप एक सेमीकंडक्टर की बात करते हैं जो है गैलियम आर्सेनाइड, उसका आई और वी ग्राफ बना रहे हैं तो उसका ग्राफ ऐसे आता है भाई। पहले स्ट्रेट लाइन कुछ जो आई और वी को स्ट्रेट लाइन फॉलो करता है, लीनियर रीजन है ये। इसके बाद स्टूडेंट्स नॉन लीनियर रीजन हो जाता है और उसके बाद नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन आ जाता है। सो दिस इज लीनियर रीजन, दिस इज नॉन लीनियर, और यहां पे नेगेटिव रेजिस्टेंस, यहां पे है नेगेटिव रेजिस्टेंस। सो हम देख रहे हैं यस गैलियम आर्सेनाइड इज अ सेमीकंडक्टर, इट इज अ नॉन ओमिक डिवाइस। और हम कैसे कह सकते हैं ये ओम्स लॉ फॉलो नहीं करता? एक करंट की वैल्यू के लिए 2 वोल्टेज की वैल्यूज हैं भाई। तो हम यहां अगर ओम्स लॉ फॉलो करने वाला डिवाइस होता तो एक करंट पे 1 वोल्टेज होता, यहां पे 2 हैं, तो इट इज अ नॉन ओमिक डिवाइस, इट इज अ लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद हम ग्राफ बनाएंगे वी और आई में। तो वी और आई में ग्राफ बनेगा ओमिक कंडक्टर्स के लिए जो ओम्स लॉ फॉलो करते हैं कुछ इस तरीके से। सपोज करो ये एंगल है थीटा, तो टेन थीटा जो है वो बताता है रेजिस्टेंस की वैल्यू। और अगर आपको ग्राफ ऐसा दिया हुआ है स्टूडेंट्स वी और आई में, एक ग्राफ ऐसा एक ऐसा, यहां पे थीटा 1 है, यहां पे थीटा 2 है, हमें यह बताना है कि रेजिस्टेंस R2 ज्यादा होगा या R1 ज्यादा होगा इफ द कंडक्टर अंडर कंसीडरेशन इज मेड अप ऑफ मेटल। तो आप देखेंगे, आप देख सकते हैं ग्राफ में थीटा 1 इज लेस देन थीटा 2, तो आप tan इज अ इंक्रीजिंग फंक्शन, यू कैन राइट इट एज tan थीटा 1 इज लेस देन tan थीटा 2। और V और I में tan थीटा जो है वो रेजिस्टेंस बताता है, तो R1 से R2 ज्यादा है, R2 इज मोर देन R1, तो हम ये कह सकते हैं कि टेम्परेचर एट 2 इज ग्रेटर देन टेम्परेचर एट 1, क्योंकि मेटल्स के अंदर टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ता है। तो ये हो गया एक क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक करंट एंड ओम्स लॉ एंड उसकी लिमिटेशंस। तो आज के वीडियो में इतना ही। वी हैव सॉल्व्ड सम क्वेश्चंस आल्सो। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस and solve certain questions on that topic also. My name is Kapil Saraswat, so we will be back with the new video soon. Till then पढ़ते रहो, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, डर के नौका पार नहीं होती।